गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। कल हम कर रहे थे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। कल हमने किया न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय। आज हम करेंगे अमेरिका के संविधान की शेष बची हुई विशेषताएं। तो कल हम कर रहे थे यानी न्यायिक पुनरावलोकन और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। न्यायिक अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। वे भी अपना पॉइंट चल रहा था न्यायिक सर्वोच्चता। न्यायिक सर्वोच्चता न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता है और न्यायपालिका क्या है? सर्वोच्च है। और इसके साथ ही संघात्मक राज्यों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिका क्या है? संघात्मक या यूं कह लो अध्यक्षात्मक का उदाहरण है, जिसमें सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पृथक पृथक कार्य करती है। कोई भी एक विभाग जैसे व्यवस्थापन विभाग कार्यपालिका विभाग में हस्तक्षेप नहीं करता और कार्यपालिका विभाग न्यायपालिका विभाग में हस्तक्षेप नहीं करता। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि कोई एक क्षेत्र विशेष यानी कार्यपालिका विभाग अपने क्षेत्र विशेष में कहीं निरंकुश ना हो जाए, इसलिए ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है, यानी न्याय की पुनः जांच करना। जैसे अपन कर रहे थे न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और अमेरिका में भी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य क्या होता है? संविधान की व्याख्या और रक्षा करना प्रमुख कार्य होता है। जैसे न्यायपालिका का कार्य सभी देशों में प्राय एक ही है, क्या है? संविधान की व्याख्या और रक्षा करना, यानी कोई भी नियम अमेरिकी संविधान के हित में है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। इसी को ही हम क्या कहेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन भी कह सकते हैं। न्याय की पुनः जांच, यानी कोई भी कानून वैध है या अवैध है, जनता के हित में है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था, यानी संघात्मक व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बताया, संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य की सरकार में कर दिया जाता है और राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें दोनों बराबर शक्तिशाली होती हैं और दोनों अपनी शक्तियां संघ से प्राप्त करती है। किंतु एकात्मक शासन व्यवस्था में जैसे नाम से स्पष्ट है, क्या होता है? राज्य सरकारें यानी इकाइयां अपनी शक्तियां प्राप्त किससे करती है? केंद्र से प्राप्त करती हैं और इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, राज्य की सरकारें केंद्र के अधीन होती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य की सरकारें बराबर शक्तिशाली होती है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया और इसके साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को भी अपनाया गया। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाने का प्रमुख कारण ये था कि यानी कोई भी कानून अगर जनता के हित में ना हो तो न्याय द्वारा पुनः जांच करके उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी पूरा इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। जैसे ब्रिटेन के संविधान में हमने पढ़ा संसदात्मक
व्यवस्थापिका से हम क्या समझते हैं, इसके गुण दोष, कार्यपालिका से क्या समझते हैं, इसके गुण दोष, और न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोष। यानी पूरे टॉपिक पढ़े हैं यहाँ सिर्फ, यानी ये लिखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों क्या है, पृथक पृथक होते हैं। और क्या है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन नहीं होती और कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते, यानी नामांतर का वास्तविक जैसा कोई व्यवस्था नहीं होती। अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति ही सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद है। इसके साथ ही प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के भी दो भेद होते हैं। प्रतिनिधित्वात्मक यानी जैसे लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य किया जाता है। यानी प्रतिनिधि चुनना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक और मंत्रिमंडलात्मक शासन, तो संसदात्मक को हम मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कह सकते हैं, क्योंकि संसद में ही यानी मंत्रिमंडल यानी संसद के दो सदन, भारत में जैसे लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जनता के प्रतिनिधि किस में होते हैं, लोकसभा में। तो लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और इसके साथ ही जनता के कैंडिडेट यानी राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिकी संविधान निर्माता क्या है, मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित है। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ये शक्ति पृथक्करण की अवधारणा मोंटेस्क्यू की है, जिसने क्या कहा, सरकार के तीनों पृथक पृथक कार्य करेंगे, कोई विभाग दूसरे विभाग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ताकि तीनों विभाग बिना हस्तक्षेप के अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। इसके साथ ही उन्होंने मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित होकर अमेरिका में भी यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, जिससे क्या है, नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। इसीलिए ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया गया और जिसके अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापन विभाग से सर्वथा अलग होगा और इसमें मंत्रिमंडल किन्हीं व्यक्ति विशेष की इच्छाओं का परिणाम न होकर यानी देश के प्रशासन के अधीन होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, सीमित शासन का सिद्धांत। सीमित शासन का सिद्धांत। शासन का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यानी सीमित शासन का सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश सम्राट के अत्याचारों को सहन किया था और चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां क्या है, अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचने के लिए आवश्यक प्रयत्न किया जाए और उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी उसके दुरुपयोग की उतनी अधिक आशंका होती है और उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की स्थापना जिसमें नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनके अधिकारों की व्यवस्था की गई और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं है। यानी सीमित शासन में आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। क्या है, संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही सर्वोच्च है, उससे अलग कुछ ही नहीं है। यानी संविधान के अनुसार ही अमेरिका का संपूर्ण प्रशासन चलेगा। दूसरा, अधिकार पत्र की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अधिकार पत्र की स्थापना की गई। तीसरा क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत
अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को, नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मौलिक या मूल अधिकारों की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई। यानी हम ये कहेंगे शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। तो दो बातें कौन सी होगी? नागरिक स्वतंत्रता और शासन को सीमित रखना। इसमें आप दो ही बात याद रखोगे, नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों को बनाए रखने के लिए और सीमित शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी शासन को मर्यादित रखने के लिए और नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में की गई। और इसमें नागरिकों द्वारा यानी अनेक उन्हें संशोधन द्वारा अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान को द्वारा नागरिकों को प्रदान किए मौलिक अधिकार हम आगे वर्णन करेंगे। पहला अधिकार है संशोधन का। संविधान में पहले संशोधन द्वारा धर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और आवेदन पत्र देने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी क्या है? संशोधन किए गए और उनमें यानी क्या कहा गया कि व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, साथ में ही भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता है और कहीं भी आवेदन यानी प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। और दूसरा संशोधन ये किया गया कि नागरिकों को शस्त्र रखने और धारण करने का अधिकार है और शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही चौथा संशोधन है व्यक्तियों को स्वयं की, अपने घर और सामान की अनुचित तलाशी और जब्ती से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसके साथ ही अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, 8वें संशोधन तक व्यक्ति स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय और संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई है। यानी हम इतने संशोधनों में हमने ये पढ़ा कि मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त है, भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है, आवाज भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और इसके साथ ही अपने घर और सामान की अनुचित तलाशी और जब्ती से स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी बिना किसी के यानी ऑर्डर के बिना आप किसी घर की तलाशी नहीं ले सकते। और इसके साथ ही 5वें संशोधन में कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय और संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई। इसमें सबसे प्रमुख ये है कि व्यक्ति को यानी संपत्ति रखने और उसका अर्जन करने का अधिकार दिया गया। और इसके साथ ही 6ठे संशोधन में कहा गया कि फौजदारी अभियोगों में अभियुक्त को तुरंत और सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई का अधिकार प्राप्त होगा। देखो दो प्रकार के होते हैं अभियोग, दीवानी और फौजदारी। फौजदारी में चोरी डकैती से संबंधित मामले आएंगे और दीवानी में जमीन जायदाद से संबंधित मामले। तो इसमें ये कहा गया है फौजदारी अभियोगों यानी जो चोरी डकैती से संबंधित है, अभियुक्त को तुरंत और सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई का अधिकार प्राप्त होगा। इसके साथ ही 7वें संशोधन में कहा गया है कि $20 से अधिक मूल्य के दीवानी विवादों में व्यक्तियों को जूरी की मांग करने का अधिकार प्राप्त है। दीवानी मामले यानी जमीन जायदाद से संबंधित मामले। जूरी यानी क्या है? कुछ 5 या 7 सदस्यों की एक न्यायिक समिति होती है जो सामूहिक रूप से निर्णय देती है, उसे हम क्या कहेंगे? जूरी। जूरी में हम क्या करेंगे? यानी निर्णय एक न्यायाधीश नहीं देता, 5 या 7 सदस्यों की क्या होती है? एक कमेटी या समिति होती है और उनके बहुमत से निर्णय लिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? जूरी। अगला संशोधन 8वां संशोधन यह है
प्राप्त होगी, यानी जुर्माना भी अधिक नहीं लगाना, दंड भी अधिक यानी अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। और उससे 9वें संशोधन में ये कहा गया कि संविधान में कुछ अधिकारों का उल्लेख यह आशय नहीं लिया जाएगा कि नागरिकों को वर्तमान समय में प्राप्त अन्य अधिकारों से वंचित रखा जाएगा, यानी नवीन संविधान में संशोधन का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि क्या है दूसरों में उन्हें नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया गया है। इसके साथ ही 10वें संशोधन में हम पढ़ेंगे कि संविधान में जो शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई है वे राज्य को मना नहीं की गई है और वे राज्यों द्वारा जनता के लिए सुरक्षित रखी गई है, यानी नागरिक स्वतंत्रता और संपत्ति की व्यवस्था को अमेरिकी संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। इसके साथ ही 13वें संशोधन में दासता का निषेध किया गया है, किसी भी व्यक्ति को आप दास बनाकर नहीं रख सकते। उससे आगे का 14वां संशोधन है सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाए, यानी क्या है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी जाति के हो, धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा। आगे 15वें संशोधन में कहा गया है कि राज्यों द्वारा जाति व रंग भेद के आधार पर प्राचीन दासताओं के आधार पर नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ये क्या है 13वें संशोधन का ही आगे दूसरा रूप है कि नागरिकों को जाति या रंग के आधार पर उनके काले गोरों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या दासताओं के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही अगला 15वां संशोधन में कहा गया है कि राज्यों द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाएगा। ये तो हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था और उनमें किए गए अमेरिकी संविधान द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन। इसके आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता अधिकांश देशों में क्या है इकहरी नागरिकता है। जैसे भारत में क्या है देशभक्ति को बनाए रखने के लिए भावना को बनाए रखने के लिए या एकरूपता को बनाए रखने के लिए इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, यानी ये कहा गया है कि हम भारत के वासी हैं। लेकिन इस दृष्टि से अमेरिकी संविधान उठा है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जैसे एक तो वो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है और दूसरा जिस स्टेट में वो रह रहा है वहां की नागरिकता उसे प्राप्त है, यानी अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ दोहरी नागरिकता को भी अपनाया गया है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। यानी ब्रिटेन का संविधान क्या है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान है और इसमें यानी सबसे प्रमुख राज्य को कहा गया है और फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य भी व्यक्तिवादी दर्शन से अधिक प्रभावित थे और उन्होंने जीवन और स्वतंत्रता को पवित्र तथा अनुल्लंघनीय माना है, यानी वे स्वतंत्रता लोग के स्वतंत्रतावादी विचारों से प्रभावित थे और वे उसे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों से प्रभावित होकर वो व्यक्तिवादी राज्य की ओर प्रेरित हुए और साथ ही संपत्ति की सुरक्षा इन विचारों से प्रभावित थे और इसलिए अमेरिकी संविधान क्या है व्यक्तिवादी दर्शन पर
संविधान है। व्यक्तिवाद के प्रभाव के कारण ही अमेरिकी संविधान में क्या है, स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया गया। किसको? ये व्यक्तिवादी दर्शन से ही जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र आर्थिक नीति। तो ये क्या हुआ, लॉक और मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से प्रभावित थे और इन्होंने क्या है, स्वतंत्र आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया और अपने देश में लागू किया। और संविधान में उद्घोषणा की गई कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दोनों ही अमेरिकी नागरिकों को प्रदान किए गए। इसके साथ ही संविधान में यानी शक्ति, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान की नेक्स्ट विशेषता में हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत व नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अब अमेरिकी संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के और लॉक के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपने संविधान में शक्ति पृथक्करण को अपनाया। यानी सरकार के तीनों पृथक पृथक कार्य करेंगे। तो शक्ति पृथक्करण के साथ ही साथ उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया, क्योंकि वे इस बात से परिचित थे कि तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका विभाग अपने क्षेत्र विशेष में कहीं निरंकुश ना हो जाए। तो इस निरंकुशता से बचने के लिए उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया, ताकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका विभाग यानी नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और राज्य के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित रहे और क्या है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। इसीलिए अमेरिकी संविधान निर्माता शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपने संविधान में उन्होंने अपनाया। इसके साथ ही हम यानी इन विशेषताओं को पूर्ण करते हुए हम निष्कर्ष तौर पर कहेंगे कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ और संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया और इसके साथ साथ ही नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया। जैसे ये अध्यक्षात्मक का उदाहरण है। अध्यक्षात्मक का उदाहरण में हम मेन एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका का देते हैं और संसदात्मक में हम देते हैं भारत और ब्रिटेन का, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद है। और इसी संबंध में यानी संविधान सभा में एक प्रमुख सदस्य मेडिसिन जो बार बार ये कहा करते थे कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। मॉन्टेस्क्यू यानी मॉन्टेस्क्यू के साथ क्या जुड़ा हुआ है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यानी अमेरिका ने इसे पूरे तौर पर अपनाया और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ ही उन्होंने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया। और इसी संबंध में डॉक्टर फाइनल ने लिखा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्ति पृथक्करण का एक विस्तृत निबंध बनाया गया था और संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला सबसे प्रसिद्ध राज्य शासन है। यानी अमेरिकी संविधान की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत आता है। और इसमें मेडिसन और फाइनल का कथन बारी बारी आता है कि हम शक्ति पृथक्करण या मॉन्टेस्क्यू के यानी सिद्धांत की छत्रछाया में निरंतर पलते और बढ़ते रहे हैं। इसी तरह आज हमने क्या किया, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। नेक्स्ट हम करेंगे शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। डिटेल में करेंगे हम। अब तो हमने
यानी सेकंड यूनिट में आता है आपका अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान के सेकंड टॉपिक फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? विशेषताएं। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। सेकंड टॉपिक क्या हमारा, हम क्या करेंगे नेक्स्ट? शक्ति पृथक्करण। जो हमने विशेषता में पढ़ा अभी, इसका हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत व नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा, जिसमें हम बताएंगे कि अमेरिकी संविधान निर्माता शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से इतना प्रभावित है जो कि मोंटेस्क्यू का था, उतना अन्य किसी सिद्धांत से नहीं थे। तो आज के लिए बस इतना ही।